हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 9 लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए अभी तक जो है हमने लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सब कुछ हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और एक बार उन्हें देख लीजिए। ओके, सीक्वेंस में चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल से मतलब है हमारा, पहले हम अपना हेडिंग डाल लेते हैं, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहने वाला है अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल्स। देखिए अकरेंस ऑफ मेटल्स जो होता है, इससे हम क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है इसका मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे नेचर में किस तरीके से पाए जाते हैं। मतलब कि हमें जब वो मिलते हैं तो हमें वो कैसे मिलते हैं, मतलब कोई लिक्विड फेज़ में होते हैं, कोई सॉलिड फेज़ में होते हैं, या हवा के फेज़ में होते हैं, मतलब गैसियस फेज़ में होते हैं। तो उसी के बारे में हम जानेंगे अकरेंस ऑफ मेटल में, कि हम जो हैं यूजुअली मेटल्स को किस तरीके से लेते हैं। अब देखिए हमारी अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ पर मेटल्स का जो एक मेजर सोर्स जो होता है वो अर्थ की क्रस्ट हुए है। अर्थ की क्रस्ट मतलब कि जो हमारी अर्थ है उसकी जो सतह है, जो उसकी सरफेस है, उसे हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। तो अर्थ क्रस्ट यानी कि ज़मीन में से खोद के हम चीज़ों को निकालते हैं, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो आपके, उनके लिए एक मेजर सोर्स जो है हमारा अर्थ की क्रस्ट है। तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं, द अर्थ's crust is the major source of metals। अब देखिए अगर हम मेटल्स की बात करें अर्थ की क्रस्ट से निकलने की, तो हमें जो है सी वाटर जो होता है, जो समुद्र का पानी होता है, हम ऑलरेडी जो है पहले पढ़ चुके हैं कि हम क्या करते हैं, समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं, जो कि होता है NaCl, जिसमें सोडियम जो है आपका वो एक मेटल है। ऑलराइट, सो यानी कि जो हमारा अर्थ की क्रस्ट है वो तो एक मेजर सोर्स है ही मेटल्स का, बट जो सी वाटर है वो भी कई टाइप के जो है सॉल्युबल सॉल्ट्स अपने अंदर रखता है। जैसे कि हमारा NaCl हो गया, ये तो हमारा कॉमन सॉल्ट है जिसको हम डेली खाने में यूज़ करते हैं। MgCl2 हो गया। सो सी वाटर जो है वो भी एक अच्छा सोर्स है। सो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, दैट सी वाटर also have some soluble salt like NaCl, MgCl2 etc, बहुत से होते हैं। ओके, सो ये तो है कि किस तरीके से जो है और किन किन चीज़ों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है मेटल्स हमें मिल सकते हैं। अब यहीं पर जो है हमारी एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं मिनरल्स। सो क्या होता है मिनरल्स? मिनरल्स देखिए, अब हमने बोला कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो आपकी अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, है ना। तो यही जो एलिमेंट हैं, जो कंपाउंड हैं एलिमेंट्स के, वही जिस तरीके से अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं, जिस रूप में पाए जाते हैं, हम उसको मिनरल बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी मिनरल्स की? दैट द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ्स क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। So we will write it down like this, the elements or compounds which occur naturally यहाँ पर वर्ड इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेचुरली in the
Earth's crust are called minerals। यानी कि अगर आपके एलिमेंट एंड कंपाउंड्स जो हैं वो अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली पाए जा रहे हैं तो हम उनको मिनरल्स बोलते हैं। अब देखिए, हमने मान लिया बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग टाइप से जो है हमारी अर्थ में, हमारे एटमॉस्फेयर में हमें मिल रहे हैं, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक एलिमेंट, हर एक मिनरल जो है वो हमें सही से अच्छे ढंग से मेटल जो है वो प्रोवाइड करा दे। कोई कोई चीज़ें होती हैं, कोई कोई मिनरल ऐसे होते हैं जिनसे अगर आपको मेटल निकालना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है एंड उसकी प्रोसेस भी काफ़ी टफ़ होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो यहाँ पर जो है हमारा एक वर्ड ओरिजिनेट होता है जिसको हम बोलते हैं ओर। क्या है? ओर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अयस्क। अयस्क। अब देखिए, ओर से क्या मतलब होता है। ओर जो है हम उन मिनरल्स को बोलते हैं जिनसे हम कोई भी मेटल प्रॉफिटेबली, बिना किसी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के आराम से निकाल सकते हैं एंड उसमें जो है हमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ अ मेटल मिल सकता है ना। समझ में आया? यानी कि ओर जो है वो हमारा वो मिनरल है जिसमें से हम कोई भी मेटल जो है वो कम खर्चे में आसानी से निकाल सकते हैं और इसमें जो है आपका वो मेटल काफ़ी हाई कंसंट्रेशन में पाया जाएगा। सो इट इज़ अ मिनरल, it is a mineral from which a metal can be, from which a metal can be extracted profitably। का मतलब है कि जहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, यानी कि आप जो हैं उससे कुछ लाभ उठा रहे हैं, आप घाटे में नहीं जा रहे हैं। प्रॉफिटेबली एंड इट कंटेन्स a very large concentration once again concentration की जगह पे हम परसेंटेज लिखेंगे। a very large percentage of particular metal। ओके भाई, अगर आप जो है मान लीजिए आप आयरन चाहिए, आपको लोहा निकालना है आपको, तो आप उसके ओर के पास जाएंगे, आप उससे लोहा ही तो निकालना एक्सपेक्ट करेंगे ना। तो हम यहाँ पर इसीलिए पर्टिकुलर मेटल जो है यूज़ कर रहे हैं वर्ड, क्योंकि आप अगर आयरन के ओर के पास जाएंगे तो वहाँ पर आपको आयरन ही मिलेगा, ना कि आपको वहाँ पे कॉपर या एल्यूमिनियम मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो है हमने ओर के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर मेटल यूज़ करा है। एंड ओर जो होता है ये आपका एक टाइप का मिनरल ही होता है, मिनरल। सो हम कह सकते हैं कि जो ओर होते हैं वो मिनरल होते हैं, बट सभी मिनरल्स ओर नहीं होते हैं। ये जो है आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि आप इसको बताइए ये ट्रू है, फॉल्स है, क्या है। सो मैं यहाँ पर जो है नोट डाल के लिख देती हूँ दैट all ores are minerals, but all minerals are not ores। alright, so ये जो है हमारी कहानी है ओर के बारे में। देन अब जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं जो कि है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब इससे मतलब ये है कि हम जो हैं, चलिए हमें पता चल गया कि मेटल जो है वो अर्थ की क्रस्ट में है, सी वाटर में है,
बट हम जो उसे अपनी यूज़ में ला रहे हैं, हम उसे ज़मीन से निकाल कर उसकी रिफ़ाइनिंग करते हैं, फिर हम उसको अपने यूज़ में लाते हैं। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है, ये वही प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी मेटल को जो है अर्थ की क्रस्ट से निकाल कर जो है उसे अपने यूज़ के लायक बनाते हैं, है ना, कि हम जो है उसे अलग कर पाएँ। जो भी कंपाउंड जो भी वो कंपाउंड के रूप में है या जो भी कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है, तो उससे जो है हम मेटल को अपने आज़ाद करा लें। इसी को हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बोलते हैं। अब देखिए, कोई भी मेटल आप किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करोगे, आप उसको किस तरीके से निकालोगे, किसी कंपाउंड से आप उसको किस तरीके से अलग करोगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। यानी कि वो मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो उस पर आपके किसी भी चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर वो कम रिएक्टिव होगा एंड आपके पास जो हथियार है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, देन योर वेपन विल विन, राइट। सो इसी तरीके से हमें देखना है। अब देखिए, एक्सट्रैक्शन के लिए क्या होता है कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो अर्थ की क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। सो हम जो है लाइन बाय लाइन देखते हैं कि क्या कहानी है मेटल्स की। सम मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन अर्थ क्रस्ट। यानी कि अर्थ की क्रस्ट में कुछ मेटल्स जो होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अब फ्री स्टेट में कौन से मेटल्स पाए जाते हैं? जो आपकी एक्टिविटी सीरीज़ में बॉटम में दिए होते हैं, सबसे नीचे दिए होते हैं। हमने जब रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी तो हमने उसमें देखा था कि जो मेटल्स थे उनकी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे की तरफ बराबर लगातार घट रही थी। तो यानी कि जो नीचे मेटल्स थे उनकी रिएक्टिविटी काफ़ी लो थी, वो बहुत ही कम रिएक्ट कर रहे थे। सो ये मेटल्स जो होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपना पड़े हुए हैं। वो जो हैं किसी कंपाउंड से क्या रिएक्ट करेंगे, वो बोलते हैं मुझे किसी से बात नहीं करनी, बस पड़ा रहने दो मुझे, है ना। सो उनकी रिएक्टिविटी जो है वो काफ़ी लो होती है, जिस वजह से वो ना ही ऑक्साइड बनाते हैं, ना ही सल्फाइड बनाते हैं, ना ही कार्बोनेट बनाते हैं। वो अपना मस्त फ्री स्टेट में पड़े रहते हैं, ठीक है। सो दीज metals are are situated at the bottom of the activity series। ये जो होते हैं एक्टिविटी सीरीज़ में काफ़ी नीचे पाए जाते हैं, नियरली बॉटम पर, ठीक है। एक्टिविटी सीरीज़ एंड, यहाँ से जो है यहीं पर हमने अपना नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लेते हैं, दैट एंड आर वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत ही कम इनकी रिएक्टिविटी होती है, जिस वजह से जो है ये फुल्ली आज़ाद मस्त मौला घूमते रहते हैं। इसमें आपके एग्जांपल्स कौन कौन से आ जाते हैं? जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे जो ये मेटल्स होते हैं, लाइक आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एंड आपका प्लेटिनम हो गया, एंड ऐसे बहुत से हैं। कॉपर भी आता है, इसमें कॉपर भी लिख लेते हैं हम, कॉपर ETC। अब देखिए, ये सिल्वर यानी कि सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, ये जो मेटल्स होते हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं। ये जो हैं हमारी नेचर में, मदर नेचर में जो है ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है कुछ ज्वेलरी वगैरह जो होती हैं वो डेली बेसिस पर पहनी जाती हैं, बट अगर हम जैसे रिंग की बात कर लें तो रिंग जो है लोग डेली बेसिस पर पहनते हैं, एंड इट कैन बी मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम,
बट अगर ये मेटल्स इतने ही ज़्यादा रिएक्टिव होंगे तो आप जो है डेली एयर से एक्सपोज होते हैं तो वहाँ पर जो है इस आपकी जो रिंग है, आपका जो नेकलेस है, उसको तो रिएक्ट कर जाना चाहिए ना, तो वहाँ पर भी उसको ऑक्साइड वगैरह कुछ ना कुछ बना लेना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, हमारी रिंग जो होती है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है अच्छे से। सो that's the example of real life where you can relate with this fact. ओके, सो आपको जो है इस तरीके से चीज़ें रिलेट करके समझनी है ताकि आपको जो है चीज़ें अच्छे से क्लियर हों, क्योंकि जब हम चीज़ों को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। अब देखिए, इसमें से जो है आपका सिल्वर एंड कॉपर जो होता है, सिल्वर एंड कॉपर, आप पहले देखिए गोल्ड एंड सबसे ज़्यादा यहाँ पर महंगी जो होती हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पर दो ही चीज़ें हैं, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो एक बात बताइए, जो चीज़ एक्सपेंसिव होती है वो कभी भी किसी को अट्रैक्ट करने के लिए पीछे नहीं भागती। देखा है ना आपने, कभी भी कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ जो है वो किसी के पीछे नहीं भागती। तो यहाँ पर जो गोल्ड एंड प्लैटिनम है वो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करता। बट यहाँ पर जो आपका सिल्वर है एंड कॉपर है ये थोड़े सस्ते में पड़ जाते हैं, तो ये जो है कभी कभी जो है मिल जाते हैं कोई कंपाउंड बनाए हुए, जैसे ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, तो ये जो है कभी कभी मिल जाते हैं कि पता चला इन्होंने बना लिया कंपाउंड, इनका मन कर गया तो बना लिया इन्होंने। तो यही है बात। तो हम इसके बारे में लिख देते हैं दैट दीज आर ऑल्सो found in combined state like combined state like sulfide और ऑक्साइड ओर्स। तो ये जो होते हैं ये आपके सल्फाइड या ऑक्साइड ओर जो है कभी कभी बना लेते हैं, कौन? सिल्वर एंड कॉपर। अब देखिए, अब फिर हमारे मेटल्स आते हैं जो कि एकदम ऊपर होते हैं सीरीज़ में, जो कि एकदम सीरीज़ में ऊपर पाए जाते हैं। अब ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं कि जो मेटल्स सीरीज़ में एकदम ऊपर पाए जाते हैं वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। एंड जो बंदा इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, मान लीजिए मैं आपको ऐसा समझाती हूँ रियल लाइफ से कि मान लीजिए एक बंदा है, ठीक है, जिसके पास जो है बोलने की क्षमता, जिसको बोलते हैं एक फ्रेंडली नेचर, जिसका नेचर काफ़ी फ्रेंडली है कि वो अगर आपके पास 5 मिनट भी खड़ा हो जाना तो आपको उसके साथ एक दोस्ती सी महसूस होने लगेगी। सो वो बंदा अगर किसी भी भीड़ में जाएगा तो वहाँ से कुछ नहीं तो 1-2 दोस्त तो बना ही लेगा, अगर वो 1 घंटे भी रुका वहाँ पे। तो यही इनका नेचर होता है कि जब ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो ये आपके कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। ये जो है हमेशा ही कोई ना कोई कंपाउंड के ही रूप में रहते हैं। अब वो कंपाउंड आपका ऑक्साइड भी हो सकता है, सल्फाइड भी हो सकता है, कार्बोनेट भी हो सकता है। ओके, सो हम अपना नेक्स्ट फैक्ट लिखते हैं, क्या है? दैट द मेटल्स on the top of activity series are so reactive, ये तो हमें पता है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, that they are never found in free state in nature। ये जो है कभी भी फ्री स्टेट में रह ही नहीं सकते। जैसे कि हमने क्या देखा था कि सोडियम जो एंड पोटेशियम जो होता है उसको हम केरोसिन ऑयल में ढक के रखते हैं ताकि ये जो है हवा के साथ ना रिएक्ट कर ले। तो अब आप यहाँ से ही जो है इमेजिन कर सकते हैं कि जो एलिमेंट हवा के साथ इतना वायलेंटली रिएक्ट करता है वो तो अगर किसी भी चीज़ के संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है रिएक्ट कर ही लेगा। सो इसमें जो है हमारे एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं, वही सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और भी बहुत से होते हैं। ओके, अब देखिए ये तो नहीं फ्री स्टेट में रहने वाले। अब हम उनकी बात करते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में बीच में पाए जाते हैं। जो
आपके मेटल्स बीच में पाए जाते हैं उनकी एक्टिविटी भी बीच की होती है। वो ना ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और ना ही वो बहुत ज़्यादा ही सुस्त अवस्था वाले होंगे। वो अपना मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं और नॉर्मली जो है वो ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में नेचर में पाए जाते हैं। सो हम अपना नेक्स्ट फैक्ट लिखते हैं दैट द मेटल्स in the middle of series are moderately reactive and found mainly as oxide, सल्फाइड और कार्बोनेट। तो ये जो होते हैं मेनली आपके ऑक्साइड के रूप में मिल जाएंगे, आपको सल्फाइड के रूप में मिल जाएंगे, कार्बोनेट के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो ऑक्साइड है वो लगभग सभी में आ रहा है। जहाँ पर भी जो है वो कंपाउंड्स बन रहे हैं वहाँ पर ऑक्साइड ज़रूर आ रहा है। तो देखिए ऑक्सीजन का हर एक से जुड़ने का रीज़न ये है कि ऑक्सीजन जो है ऑलरेडी काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, एंड ये जो होता है अर्थ पर काफ़ी अबंडेंट क्वांटिटी में होता है। तो जो चीज़ ज़्यादा है एंड वो काफ़ी रिएक्टिव है, सो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादातर लोग जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ से कनेक्ट हो ही जाएंगे। सो यही रीज़न है ऑक्साइड के इतना ज़्यादा सबसे कनेक्ट होने का। Ores of many metals are oxides because oxygen is very reactive element and very abundant on earth। तो ये रीज़न है कि हर जगह जो है ये ऑक्सीजन क्यों घुसा पड़ा है ना। सो ये रीज़न होता है ज़्यादातर के ऑक्साइड और होने का। अब ये तो बात हो गई कि हम जो है किस तरीके से देखते हैं कि हमें कौन सा मेटल किस तरीके से मिलेगा, जो है हमें किस तरीके से मिलेगा, हमें किस तरीके से उसे निकालना होगा। अब देखिए मान लीजिए आपको जो है कोई एलिमेंट, कोई मेटल मिल गया जिसका मान लीजिए यहाँ पर ऑक्साइड जो है वो और है, आपने उसका ऑक्साइड निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपने जो है उस मेटल को ज़मीन से निकाला है ना, अर्थ की क्रस्ट से, तो उसमें आपका बालू, कंकड़, पत्थर, धूल, मिट्टी सब कुछ मिला होगा ना। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को क्लियर करेंगे जो कि ये धूल मिट्टी वगैरह होगी। फिर हम क्या करते हैं, ये हर मतलब और से मेटल को एकदम प्योर फॉर्म में पाने के लिए उसको, ताकि हम यूज़ कर सकें, उसको काफ़ी सारे स्टेप से होकर के गुज़रना पड़ता है। जहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। क्या आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप? एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। अब एनरिचमेंट ऑफ ओर का क्या है कि ओर को हमने ज़मीन से निकाला है, ठीक है। अब भाई हम कोयला निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, सोना चांदी निकालते हैं, तो उसे ज़मीन में ही तो खाने होती हैं। जैसे आपने कोलार गोल्ड फील्ड्स सुना होगा, तो ये जो होती हैं ज़मीन में ही तो होती हैं। तो इनमें क्या होता है, धूल, कंकड़, पत्थर, ये सब कुछ मिक्स होता है। तो इन चीज़ों को ही, इस ओर में से निकालने को, हटाने को हम बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, है ना। सो हम अपना फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं दैट ओर्स माइंड फ्रॉम अर्थ, ओर्स माइंड फ्रॉम अर्थ आर usually contaminated with large amount of impurities
कैसी होती हैं ये इम्प्योरिटीज़? लाइक सैंड, सॉयल, ETC काफ़ी टाइप की जो होती हैं वो पाई जाती हैं। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ impurities like sand, soil, etc. which are called इसके लिए मैं अलग कलर यूज़ करती हूँ, which we used to call गैंग। यही होती है वो गैंग। इसी गैंग को जो है हम निकाल कर बाहर फेंकते हैं। हिंदी में हम इसको जो है अवशेष, मैल कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही वो गैंग होती है। गैंग क्या हो गया है, यानी कि सिंपल भाषा में देखें तो हमारा जो ओर है उसमें से हम जो ये धूल, मिट्टी, कंकड़ निकाल के बाहर फेंकते हैं, तो उसी को जो है हम गैंग बोलते हैं। एंड ये जो गैंग को रिमूव करने की प्रोसेस होती है उसको हम एनरिचमेंट ऑफ ओर बोलते हैं। सो हम अब ये भी लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? दैट द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द गैंग from the ore is called enrichment of ore, है ना। तो हम जो है इसी को निकालने को जो है हम enrichment of ore बोलते हैं। अब ये सारी प्रोसेस जो होती है ये डिपेंडेंट होती है आपकी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पर, कि कौन सा मेटल जो है आपका वो कितना रिएक्टिव है। जैसा कि मैं आपको ऊपर ही ये चीज़ बता चुकी हूँ पहले ही, तो हम यहाँ पर सीधे लिख लेते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन केमिकल एक्टिविटी ऑफ मेटल। ओके, सो ये जो है यहाँ पर एनरिचमेंट ऑफ ओर है। अब हमने जो है ऊपर एक्सट्रैक्शन की बात करी थी, तो एक्सट्रैक्शन में हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा था अपने मेटल्स को, कि एक हैं जिनकी एक्टिविटी काफ़ी लो है जो बिल्कुल बॉटम में पाए जाते हैं, एक हैं जो बीच में पाए जाते हैं उनकी एक्टिविटी भी मॉडरेट होती है, एंड एक होते हैं जो कि हमारे सबसे ऊपर पाए जाते हैं एंड उनकी एक्टिविटी भी काफ़ी हाई होती है। तो अब हम बात करते हैं कि हम ये डिफरेंट मेटल्स को निकालते कैसे हैं, मतलब उनका क्या करते हैं जिससे हमें जो है मेटल प्राप्त होता है। तो आइए सबसे पहली हेडिंग अपनी डालते हैं जो कि है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। तो कैसे करते हैं इनका? सबसे पहला पॉइंट तो हम यही ऐड करेंगे, लेस रिएक्टिव हैं, यानी कि ये जो हैं दे आर सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द सीरीज। दीज आर सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द सीरीज़। ये जो होते हैं बॉटम ऑफ द सीरीज़ में होते हैं, ठीक है। अब इनके जो ऑक्साइड होते हैं, अब जैसा कि मैंने बताया कि ये काफ़ी लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, एक आप हैं, ठीक है, और एक आपका फ्रेंड है। मान लीजिए कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं उसके साथ, जब भी उसको कोई चीज़ की ज़रूरत हो रही है तो आप उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उसकी हर एक हेल्प कर रहे हैं। बट व्हेन यू नीड हिम और हर, जब आपको उसकी ज़रूरत है तो वो जो है ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, वो काफ़ी लेस रिएक्टिव है, वो ना ही ज़्यादा बात करता है ना ही कुछ, मतलब वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो अगर आपको जो है कोई और बंदा ऐसा मिल रहा है जो आपके साथ उतना ही इंटरेस्ट दिखा रहा है, आपके साथ उतना ही ज़्यादा फ्रेंडली है, तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आप जो हैं उस बंदे से फ्रेंडशिप कर लेंगे एंड पहले वाले को छोड़ देंगे, उससे आप फ्रेंडशिप तोड़ लेंगे, है ना। सो यहाँ पर भी वही होता है।
अब यहाँ पर जो ये मेटल्स हैं ये काफ़ी लेस रिएक्टिव हैं, एंड ऑक्सीजन जो होता है ऑक्साइड में वो काफ़ी रिएक्टिव होता है। सो यहाँ पर जो है अगर आप इनको गर्म भी कर दोगे, यानी कि क्या हुआ है कि उन दोस्तों के बीच में अगर किसी थर्ड पार्टी ने आकर के कुछ ज़रा सा भी बोल दिया कि यार वो तो तेरे बारे में ये बोल रहा था, तो उतने में ही जो है उनका झगड़ा हो जाएगा और वो जो है अपनी फ्रेंडशिप ख़त्म कर लेंगे। सो ये भी यहाँ पर भी यही बात है कि जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम अगर हीट भी कर देते हैं तो भी ये मेटल जो है साथ छोड़ देता है, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इट्स oxides can be reduced to metal by heating alone। इनको जो है हम सिर्फ गर्म करके ही, हीट करके ही अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अगर चाहें तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं सिनेबार का। डोंट वरी, बताऊंगी सिनेबार क्या होता है। सिनेबार जो होता है ओर होता है मरकरी का। सिनेबार है ओर ऑफ मर्क्यूरी, जिसका फार्मूला होता है HgS, यानी कि ये जो होता है सल्फाइड अयस्क होता है मरकरी का सिनेबार। अब देखिए यहाँ पर ये HgS की फॉर्म में है। सबसे पहले जो है हम इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। मैं यहाँ पर स्टेप वाइज लिख देती हूँ। एट फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है HgO। ओके, एंड फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड आ गई है। इसको हम कैसे करते हैं, इसका हम इक्वेशन भी लिख लेते हैं कि हम जो है HgS की रिएक्शन जो है सिर्फ हम ऑक्सीजन से करा देते हैं और थोड़ा सा गर्म कर देते हैं इसको। भाई ये तो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है एंड सल्फ़र जो है वो अपना ऑक्सीजन को पकड़ के अलग निकल लेती है। इस इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 ऐड हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, मतलब सब में जो है 2 ऐड हो जाएगा और ये जो है अब आपकी बैलेंस है। तो यहाँ पर जो है हमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल गई है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है कि हम क्या करेंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जो है रिड्यूस करते हैं गर्म करके मर्क्यूरी में। HgO इज़ रिड्यूस्ड टू Hg ऑन हीटिंग। कैसे, HgO लिया, इसको बस गर्म कर दिया तो Hg अपना अलग हो गया एंड ऑक्सीजन ने कहा भाड़ में जा, तू, मुझे तुझसे कोई मतलब ही नहीं है भाई। जब तू इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है कुछ फ्रेंडशिप में तो क्या करूँ मैं। तो बस वो छोड़ के भाग गई इसको, कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें अपना मेटल मिल गया। भाई फ़ायदा तो हमारा ही हुआ ना, इनकी फ्रेंडशिप टूटी बट फ़ायदा हमारा हुआ, हमें तो अपना मेटल मिल गया ना, Hg। सो ये होती है प्रोसेस जिस तरीके से जो है हम ओर को निकालते हैं एंड ओर से जो है हम मेटल को पाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए, यानी कि वो काफ़ी रिएक्टिव होते नहीं हैं। तो ऑक्सीजन जो होती है वो जहाँ उसको ज़रा सा गर्म कर दो, ऑक्सीजन बेचारी वो भाग खड़ी होती है। फिर आते हैं हमारे वो मेटल्स जो कि मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं, यानी कि जो हैं आपके सीरीज़ में मिडिल में पाए जाते हैं, बीच में पाए जाते हैं। सो हम अपनी नेक्स्ट डालते हैं, या एक काम करते हैं, आज का जो है लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम जो मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे एंड जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि हम उनको किस तरीके से निकालते हैं। ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, आपको कुछ नई चीज़ें आज जानने को मिली होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड हमारे चैनल ग्लोबल बोर्ड्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।